दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गए फ्राइडे को 2 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, बागी 4, बंगाल फाइल्स। बंगाल फाइल का वीकेंड का बिजनेस हुआ है 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए मीन्स डिसास्टर हो गई ये फिल्म। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक ने बहुत ड्रामा किया, बहुत कोशिश की कि उसकी फिल्म चल जाए, लोग उसकी फिल्म देखने चले जाए, लेकिन पब्लिक फिल्म को देखने नहीं गई। फिल्म टोटली डिसास्टर हो गई, वॉश आउट हो गई। टाइगर की फिल्म बागी 4 ने भी कोई बहुत ही कमाल का बिजनेस नहीं किया है। इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया है तकरीबन 35 सीआर का। आज मंडे है और आज का बिजनेस देखने से पता चलता है कि ये फिल्म 60 सीआर के ऊपर लाइफ टाइम बिजनेस नहीं कर सकती। मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म छोटे बजट की फिल्म नहीं है, बल्कि बहुत महंगी फिल्म है। ये फिल्म तकरीबन 100 करोड़ में बनी है। आप जानते हैं कि जो बॉलीवुड के लड़के लड़कियां हैं उनको 24 आवर पब्लिसिटी चाहिए। वो हर एक उस जगह जाते हैं जहां जाने के बाद उनको पब्लिसिटी मिले। यही वजह है कि इस साल बॉलीवुड के बहुत सारे लड़के लड़कियां विंबलडन देखने के लिए गए थे, और उन्हीं में से एक थी जानवी कपूर, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां गई थी। और जानवी कपूर के फादर बोनी कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये लड़के लड़कियां विंबलडन में गए थे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, नहीं तो इनका वहां कोई मतलब नहीं है। इनको तो टेनिस का टी भी नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि बोनी साहब अपनी बेटी जानवी को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। हो सकता है गलती से क्रिटिसाइज कर दिया हो सकता है बोनी साहब को ये याद ना रहा हो कि जानवी भी वहां गई थी और अकेली नहीं गई थी, बल्कि बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। इस साल का बिग बॉस मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो मां बहन एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं, वो हाथापाई नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गाली गलौज भी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। इन्हीं में से एक लड़की है तानिया, जो ग्वालियर की रहने वाली है। और तानिया बिग बॉस के घर में खूब लंबी लंबी फेंक रही है। शायद तानिया को पूरा यकीन है कि किसी को भी ये बिल्कुल नहीं पता कि वो ग्वालियर से है। कोई भी उसका घर ग्वालियर में जानता ही नहीं है। अरे मैडम जी, आज के वक्त में ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बताइए मुझे। तो तानिया घर के अंदर इतनी लंबी लंबी फेंक रही है कि उसने ये कह दिया कि अंबानी का घर भी मेरे घर के सामने कुछ नहीं है, मेरा घर तो एकदम जन्नत है। अमाल मलिक से बातचीत में तान्या ने कहा कि बिग बॉस का घर छोटा है, असल में उनका लॉन इतना बड़ा है कि वहां 800 लोग आराम से समा सकते हैं। उन्होंने तो अपने घर की तुलना अंबानी के घर से कर डाली। तानिया ने कहा कि मैं तो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में जाती हूं जब कहीं जाना होता है, और मेरे तकरीबन 150 बॉडीगार्ड हैं। कितने भाई साहब? 150। तानिया ने यह भी कहा कि मेरे बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे लोग मेरे पास काम करते हैं, और मेरे घर में भी 40-50 नौकर काम करते हैं। 40-50 नौकर। तानिया का कहना यह है कि मैंने तो कभी अपने घर में काम किया ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में और भी बहुत सारे ग्वालियर के लोग हैं, जैसे कि कार्तिक भी ग्वालियर से है, हर्षवर्धन राणे भी ग्वालियर से है। तो एक्चुअली ग्वालियर एक छोटा सा कस्बा है, और किसी भी छोटे से कस्बे में कैसे घर होते हैं, कैसी बिल्डिंग्स होती है। भले ही 3-4 मंजिल की बिल्डिंग हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो बस ऐसा ही एक 3 मंजिल का घर है तानिया का, जरा देख लीजिए। पड़ताल में सामने आया कि तानिया मित्तल का घर ग्वालियर में एक 3 मंजिला इमारत है, ना कि किसी महल जैसा और ना ही अंबानी के बंगले जैसा। बल्कि हकीकत यह है कि ग्राउंड फ्लोर पहले किराए पर कैनरा बैंक को दिया गया था, लेकिन अब यहां पर एक कपड़े की दुकान चल रही है। देख लिया आपने, इस बिल्डिंग पर सही से प्लास्टर भी नहीं हुआ है, यानी कि बहुत ही गरीब बिल्डिंग है। कुछ दिनों पहले तक इसके ग्राउंड फ्लोर पर था कैनरा बैंक, यानी कि ग्राउंड फ्लोर बैंक को रेंट पर दिया हुआ था तानिया ने। और जो इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, उसी पर तानिया ने स्टूडियो बनाया हुआ है, जहां वो वीडियोस बनाती है इंस्टा पर डालने के लिए। और इसी पहले माले पर तानिया ने बहुत सारे कपड़ों की गठरियां बांधकर रखी हुई हैं, क्योंकि ये इंस्टा पर कपड़े भी बेचती है। तो जो ऑर्डर इसको आता है इंस्टा पर, उसको ये यहीं से पूरा करती है। जाहिर सी बात है, तानिया की हेल्प करने के लिए यहां 1-2 वर्कर्स तो जरूर होंगे। और जो इस बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है, उस पर तानिया अपनी फैमिली के साथ रहती है। पहली मंजिल पर तानिया रहती हैं। खिड़की पर लगे पर्दे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल का दावा जमीनी हकीकत से कितना दूर है। और इसके घर के बाहर का एरिया आप देख सकते हैं, रोड आप देख सकते हैं।
इससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का एरिया है। यानी कि एक गरीब से इलाके में तानिया एक गरीब से घर में रहती है। तो इसका मतलब यह है कि तानिया जो भी अपने घर के बारे में बात कर रही है वो झूठ है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में बात कर रही है वो झूठ है, यानी कि सब कुछ झूठ ही है। ये बेचारी एक गरीब फैमिली की लड़की है। खैर, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना बुरी बात है। तानिया ने घर में यह भी बताया कि उसका 2 लड़कों से अब तक अफेयर रहा है, यानी कि उसके 2 एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं। और तानिया ने कहा कि मैंने एक बॉयफ्रेंड को एक कार दी थी, लेकिन मैंने ब्रेकअप के बाद वो कार उससे वापसी नहीं मांगी। तानिया ने यह भी बताया कि मैंने अपने एक बॉयफ्रेंड को एक प्लॉट गिफ्ट किया था और ब्रेकअप के बाद मैंने वो प्लॉट उससे वापसी नहीं लिया। अब इन 2 बॉयफ्रेंड्स के इसने नाम तो नहीं बताए, तो नहीं कह सकते कि किस लड़के के बारे में ये बात कर रही है, लेकिन इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड बाहर है जो आजकल खूब इंटरव्यू दे रहा है, खूब वीडियोस डाल रहा है। उसका नाम है बलराज। और बलराज का कहना यह है कि बहुत ही कमीनी लड़की है, बहुत ही लालची लड़की है, ये किसी भी लड़के को धोखा दे सकती है। और इसके अब तक कम से कम 15 से 20 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। ये मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि जो बलराज कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सही तो वो खुद भी नहीं बोल रही। जब वो खुद ही सच नहीं बोल रही है तो मैं कैसे कहूं कि बलराज सच बोल रहा है। तो हो सकता है कि बलराज सच बोल रहा हो सकता है थोड़ा बहुत झूठ बोल रहा हो। अगर बलराज 15-20 बॉयफ्रेंड्स बता रहा है तो 8, 10, 12 तो रहे ही होंगे। इस लड़की ने खुद ही घर में कहा कि बिग बॉस कोई हैंडसम सा लड़का भेजिए, मुझे किसी लड़के को पटाना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। ये लड़की 24 आवर में 48 आवर्स मिठाई बांटने वाली है। बात यही खत्म नहीं होती। तानिया ने यह कहा कि मुझे दुबई बहुत अच्छा लगता है, दुबई के एटलांटिस होटल में रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं कि ये 4 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है, बल्कि ये 7 स्टार होटल है। जो लोग दुबई में रहते हैं उनमें से भी बहुत कम लोगों को इस होटल के बारे में पता है, लेकिन तानिया को इस होटल के बारे में पता है। तानिया ने घर के अंदर यह भी कहा कि मैं तो किसी शेख के साथ शादी करना चाहती हूं। यानी कि ग्वालियर की रहने वाली तानिया दुबई के बारे में अच्छी तरह जानती है। तानिया को अच्छी तरह पता है कि यहां जो शेख हैं उनके पास बहुत पैसे हैं। तानिया को अच्छी तरह पता है कि जो शेख हैं वो खूब पैसे उड़ाते हैं। तानिया को अच्छी तरह पता है कि दुबई में कौन सा 7 स्टार होटल कहां है, 8 स्टार होटल कहां है और 10 स्टार होटल कहां है। इसका मतलब यह है कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि बहुत ही पहुंची हुई लड़की है। जैसे कि मैंने कहा कि ये लड़की वो है जो पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। ये लड़की वो है जो 24 आवर में 48 आवर्स मिठाई बांटती है। और ऐसी लड़की के बॉलीवुड में कामयाब होने के पूरे चांसेस है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि ये लड़की कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है। अगर ज्यादा सुंदर होती तो फिर तो 100% कामयाब हो जाती, लेकिन अभी भी इस लड़की को काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको काम नहीं मिलेगा। और बलराज, इसका एक्स बॉयफ्रेंड, भी जल्दी ही घर के अंदर जाने वाला है। जैसे ही वो जाएगा भाई साहब मजा ही आ जाएगा, क्योंकि वो इसके सामने इसकी पोल खोलेगा और ये बहुत रोएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी पार्टी का एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम है कुणाल घोष। मिथुन दा ने कुणाल पर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस डाला है। मिथुन दा का कहना यह है कि कुणाल ने कुछ ऐसी बातें कही है उनके बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, उनके बेटे के बारे में, जिससे उनकी पोजीशन बहुत ही खराब हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मिथुन दा एक ऐसे पॉलिटिशियन को हरा पाएंगे क्या जो वेस्ट बंगाल में है और टीएमसी का पॉलिटिशियन है। बॉलीवुड में आज के दौर की एक बंटी और बबली की जोड़ी है, यानी कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की। जब से इन दोनों की शादी हुई है, राज कुंद्रा पर कोई ना कोई इल्जाम लग रहा है। राज कुंद्रा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहता ही है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इसकी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई हो। ये राजस्थान आईपीएल टीम में पार्टनर थे और उस वक्त में इन पर काफी इल्जाम लगे, हवाला करने का भी इल्जाम लगा। यही वजह है कि इन दोनों को वो टीम छोड़नी पड़ी। इसके बाद राज गंदी फिल्में बनाने के इल्जाम में जेल गया, तकरीबन 3-4 महीने तक जेल में रहा। उसके बाद राज पर इल्जाम लगा कि इसने काफी लोगों को कुछ गोल्ड की स्कीम में लूट लिया है। अब इन पर इल्जाम लगा है कि इन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी कर ली है और उसके 60 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। कितने भाई साहब? 60 करोड़। इन दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है। मुंबई पुलिस इनको ढूंढ रही है। ये मुंबई पुलिस के सामने नहीं जा रहे हैं और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाल दिया है। लुकआउट नोटिस क्या होता है? ये होता है कि ये दोनों देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। देश में छुपे रह सकते हैं लेकिन देश के बाहर नहीं भाग सकते। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब मुंबई पुलिस के सामने आते हैं।
अरेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं या जमानत पर छूट जाते हैं, केस तो पक्का चलेगा। बॉलीवुड में एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है जिसका नाम है नुसरत भरूचा। इसने छोटी छोटी फिल्में कुछ की हैं, बाद में इसको काम मिलना बंद हो गया क्योंकि इस बेचारी की हाइट इतनी कम है कि इसको कभी हीरोइन माना ही नहीं गया। अब इसकी एज हो गई है 40+, तो वैसे भी काम मिलना बहुत मुश्किल है, तो कैरियर खत्म हो गया है, घर बैठी हुई है। और ऐसे वक्त में नुसरत भरूचा ने एक बहुत अच्छा काम किया है। नुसरत ने अपना धर्म चेंज कर लिया है, मुस्लिम से हिंदू बन गई है, यानी कि घर वापसी कर ली है। और मैं नुसरत भरूचा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं ये अच्छा काम करने के लिए। आई थिंक मैं किसी एक अलग दुनिया में चली गई थी, ट्रांस में चली गई थी, और मैं सिर्फ महादेव और महाकाल का नाम ले ले के ही बैठी थी वहाँ। मुंबई पुलिस ने एक अनुष्का नाम की लड़की को अरेस्ट किया है जो कभी बॉलीवुड में काम किया करती थी लेकिन अब लड़कियों से धंधा कराने लगी है। अनुष्का वो लड़की है जो बॉलीवुड में तकरीबन सभी को जानती है। एक वक्त वो था जब अनुष्का के बहुत सारे निर्माता भी फ्रेंड्स थे, निर्देशक भी फ्रेंड्स थे, बहुत सारे एक्टर्स भी उसके फ्रेंड्स थे, और उस वक्त अनुष्का अपने आप को ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझती थी। अनुष्का का ऐसा कहना था कि आने वाले वक्त में मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली हूं, मेरे सामने बड़ी बड़ी एक्ट्रेस पानी भी नहीं भरेंगी। यह बात है अब से तकरीबन 10 साल पहले की, और मैं भी इस लड़की को पर्सनली जानता हूं। उस वक्त मैंने अनुष्का से कहा था कि देखो, सबको जानना एक अलग बात है, दोस्ती होना एक अलग बात है, और काम होना बिल्कुल अलग बात है। अगर तुम इनकी दोस्त है तो इनसे कहो कि तुम्हारे को काम दे, क्योंकि अगर तुम्हारे को काम मिलेगा तभी तुम कुछ बन पाओगी। खाली दोस्ती से कुछ नहीं होगा, खाली दोस्ती दोस्ती करती घूमती रहोगी तो कैरियर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जवानी चली जाएगी। और भाई साहब वही हुआ जो मैंने कहा था, क्योंकि होता तो वही है जो मैं कहता हूं। बहुत सारे दोस्तों ने इसको घुमाया, यहां वहां लेकर के गए, काम किसी ने नहीं दिया, और 5-7 साल के बाद इसकी उम्र निकल गई, बूढ़ी हो गई। जाहिर सी बात है फिर कौन काम देने वाला था। और जब कोई लड़की बॉलीवुड में आकर फ्लॉप हो गई है, उसका कैरियर खत्म हो गया है, तो अब वो आगे क्या करेगी? जाहिर सी बात है धंधा, धंधे के अलावा क्या कर सकती है? तो अब ये खुद भी धंधा करती है और जो और लड़कियां हैं उनसे भी धंधा कराती है, और इसी इल्जाम में मुंबई पुलिस ने इसको पकड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में ये अकेली ऐसी लड़की नहीं है जिसका कैरियर इस तरह से बर्बाद हुआ है, जिसकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हुई है। भाई साहब, मैं कम से कम ऐसी 10-15 लड़कियों को जानता हूं जो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थी अपने वक्त में। वो लड़कियां बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि एक्ट्रेस कैसे बनना है। बस उनको यह पता था कि बॉलीवुड वालों से दोस्ती कर लो, उनके साथ घूमो फिरो, और बस घूमने फिरने से ही बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। और आप यकीन जानिए उन सभी लड़कियों का वही हुआ जो अनुष्का का हुआ है। बस फर्क इतना है कि अनुष्का पकड़ी गई, वो अब तक पकड़ी नहीं गई। जब निर्माता बोनी कपूर साहब से पूछा गया कि भाई ये बॉलीवुड में नई बीमारी क्या चालू हो गई है, जो निर्माता है वो खुद ही अपनी फिल्म के टिकट्स क्यों खरीदता है, जो निर्माता है वो अपनी फिल्म को बाय 1 गेट 1 फ्री में क्यों दिखाता है, 50% डिस्काउंट क्यों देता है, तो बोनी कपूर ने कहा कि इसके लिए वो कंपनियां जिम्मेदार है जो OTT राइट्स खरीदती हैं, सैटेलाइट राइट्स खरीदती हैं। ज्यादातर एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि अगर किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस 100 CR हुआ है तो जो एक अमाउंट तय हुई थी OTT राइट्स की, उसमें 5 करोड़ और ज्यादा मिलेंगे। अगर बॉक्स ऑफिस 120 CR हो गया है तो जो एक अमाउंट तय हुई थी उसमें 10 करोड़ और ज्यादा मिलेंगे। और इसी तरह सैटेलाइट राइट्स का एग्रीमेंट होता है कि अगर बॉक्स ऑफिस इतना हुआ तो इतनी अमाउंट, इतना हुआ तो इतनी अमाउंट। तो यही वजह है कि जो निर्माता है वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी फिल्म का इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है। जो बोनी जी ने बताया मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन बोनी जी को यह भी पता है कि बॉलीवुड में कितने तरह के एग्रीमेंट होते हैं। हर फिल्म का एक ही तरह का एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ भी कंडीशंस हो, यह बात तो बिल्कुल सही है कि बॉक्स ऑफिस जितना ज्यादा होगा OTT राइट्स के पैसे उतने ज्यादा मिलेंगे, सैटेलाइट राइट्स के पैसे उतने ज्यादा मिलेंगे। और यही वजह है कि आज की तारीख में निर्माता खुद ही टिकट्स खरीद रहे हैं और अपनी फिल्म का ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जो सैटेलाइट एंड OTT राइट्स खरीदने वाले हैं, क्या वो इतने बड़े उल्लू के पट्टे हैं कि उनको नहीं पता कि किस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिए जा रहे हैं, किस तरह से निर्माता बाय 1 गेट 1 में अपनी फिल्म को दिखा रहा है और वो कलेक्शंस ऐड कर रहा है बॉक्स ऑफिस में। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ये ड्रामा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये ड्रामा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक जमाना था जब ईद पर सिर्फ खानों की फिल्में रिलीज हुआ करती थी,
ज्यादातर सलमान खान की फिल्म रिलीज हुआ करती थी या कभी कभी शाहरुख खान या आमिर खान की फिल्म रिलीज हुआ करती थी। लेकिन अब वो जमाना हवा हो गया है, अब खान कहीं के नहीं रहे बेचारे। तो 2026 की ईद पर किसी खान की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं। ये फिल्में हैं धमाल 4, लव एंड वॉर, टॉक्सिक। यानी कि अगर बुढ़ऊ की बैटल ऑफ गलवान रेडी हो भी गई तब भी वो अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज नहीं कर सकता। जो बाकी के एक्टर्स हैं वो उसको अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज नहीं करने देंगे। ये होता है जब एक एक्टर फ्लॉप हो जाता है, जब एक एक्टर का कैरियर खत्म हो जाता है। और यही है असली बॉलीवुड। मैं हमेशा ही आपको कहता हूं कि यहां सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। जब कोई एक्टर फ्लॉप हो जाता है, जब किसी का कैरियर खत्म हो जाता है, तो फिर उसकी कोई इज्जत नहीं करता। यही वजह है कि अगर आज सलमान चाहे भी कि वो अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज करेगा तो नहीं कर सकता, बाकी के एक्टर उसको ये इज्जत नहीं देंगे। तो जबकि दूसरे एक्टर सलमान को अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज नहीं करने दे रहे हैं, इससे आप समझ लीजिए कि सल्लू का कैरियर खत्म हो गया है, टाटा बाय बाय हो गया है। बाय बाय भाई साहब, ठीक है ना भाई साहब। गए फ्राइडे को एक इंग्लिश फिल्म भी रिलीज हुई और उस इंग्लिश फिल्म ने वीकेंड में कितना बिजनेस किया भाई साहब। उस इंग्लिश फिल्म का बिजनेस हुआ 48 CR और कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं किया गया। इसके बावजूद भी उस फिल्म ने 48 CR का बिजनेस किया। जरा आप सोचिए कि इंडिया में इंग्लिश फिल्म रिलीज हो रही है, कोई प्रमोशन नहीं किया गया, कोई ड्रामा नहीं किया गया, इसके बावजूद भी पब्लिक उस फिल्म को देखने गई। इसके बावजूद भी वो फिल्म इतना बिजनेस कर रही है कि जो हिंदी फिल्में उसके साथ रिलीज हुई है वो कहीं उसके सामने टिकती ही नहीं है। अगर बॉलीवुड वालों को थोड़ी भी शर्म है तो उनको यह देखकर शर्म आनी चाहिए, उनको अपने फेस पर कीचड़ मलना चाहिए और अपने आप से कहना चाहिए कि उनको नहीं पता फिल्में बनाने का। उनको आज ही कसम खा लेनी चाहिए कि जिंदगी में कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि वो जीनियस है और उनको हिंदी फिल्में बनानी आती है, हिंदी फिल्मों के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था। भाई साहब, जो मैं कहता हूं वही होता है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि ये जो बुढ़ऊ है ये सिर्फ मुसलमानों को धौंस देना जानता है, ये सिर्फ मुसलमानों को डराता है, ये सिर्फ मुसलमानों पर अपनी भाईगिरी दिखाता है। किसी हिंदू लड़के के सामने इसकी औकात नहीं कि कुछ बोल सके। इस साल के बिग बॉस में एक मुस्लिम लड़की है फरहाना, और इस वीकेंड पर बुढ़ऊ ने उस लड़की को खूब दौड़ाया, खूब डराया, खूब बुरा भला कहा। उससे कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने दूसरी लड़की को 2 पैसे की लड़की बोला। आप अंदाजा लगाइए, घर में 2 पैसे की लड़की बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। उस घर में जिसमें ऐसी ऐसी मां बहन हो चुकी है, आपको तो पता ही है, उस घर में जिसमें मारपीट हो चुकी है, उस घर में जिसमें बेड पर घपाघप हो चुकी है, बाथरूम में घपाघप हो चुकी है, मतलब उस घर में ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं कि 2 पैसे की लड़की बोलना तो कुछ भी नहीं है, मामूली सी बात है। लेकिन बुढ़ऊ ने कहा कि तूने बहुत गलत किया है, तूने उस लड़की को बोला है 2 पैसे की लड़की, मैं तुझे घर से बाहर निकाल के रहूंगा, तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और बुढ़ऊ ने उस लड़की को याद दिलाया कि पहले भी एक लड़का यहां आया था, जुबैर, उसने भी किसी लड़की को कुछ कहा था, मैंने उसी वक्त उसको घर से बाहर भगा दिया था और तुझे भी इसी तरह भगाऊंगा। और वो बेचारी लड़की इतनी डर गई, एक तरह से बिल्कुल कांप रही थी और ये कह रही थी कि नहीं सर, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। और उसके बराबर में ही मराठी लड़का परिणीत कॉमेडियन बैठा था, जो ना जाने अपने कितने वीडियोज में इसके बारे में बात कर चुका है, इसके बारे में खूब बुरा भला कह चुका है, ऐसी गंदी गंदी बातें कह चुका है कि ये सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। और इसके बराबर में ही खड़े होकर मुनव्वर ने उस लड़के से कहा कि भाई ने अभी तेरा एक ही वीडियो देखा है, बाकी वीडियोस देखे नहीं हैं। मुनव्वर, मैं तेरे को ये बता दूं कि इसने जानबूझकर नहीं देखे हैं, इसको पता है कि इसको कितनी गालियां पड़ी हुई हैं और इस बुढ़ऊ की औकात नहीं कि वो वीडियोस देखने के बाद भी ये उसको कुछ कह पाएगा। उसके बावजूद भी उससे इसको हंस हंस कर ही बात करनी होगी, क्योंकि अगर इसने उसको कुछ कहा तो भाई साहब जो उसके यार दोस्त हैं वो इसका मुंबई में रहना मुश्किल कर देंगे। तो जो मैंने कहा था वो सच हो गया कि ये अपनी भाईगिरी सिर्फ मुसलमानों को दिखाता है, ये अपनी दादागिरी सिर्फ मुसलमानों को दिखाता है, ये अपनी ताकत सिर्फ मुसलमानों को दिखाता है, क्योंकि इसको पता है कि आज की तारीख में मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है। ये किसी मुसलमान को कुछ भी कह दे, कोई सुनने वाला नहीं है, इसके खिलाफ कोई केस होने वाला नहीं है, तो ये सिर्फ मुसलमानों को धौंस देता है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स रिलीज हुई है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म रियल है,
इस फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है। हालांकि विवेक खुद ही कह रहा है कि वो सच नहीं है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। विवेक ने एक टीवी चैनल पर बैठकर खुद ही कहा कि मैंने अपनी फिल्म में जो कुछ भी शूट किया था, कुछ दिनों के बाद मुर्शिदाबाद में वही हुआ, ठीक उसी तरह से दंगे हुए। यानी कि जैसा भी इसने मुर्शिदाबाद के बारे में सोचा था कि वहां दंगे होंगे और जैसा भी इसने अपनी फिल्म के लिए शूट किया था वैसा ही बाद में हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो रियल नहीं है, ये तो पहले ही शूट कर चुका था, दंगे तो बाद में हुए। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड में भेजा जाता है तो वहां सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है या फिक्शन है। और जब विवेक ने अपनी फिल्म को सेंसर बोर्ड के लिए भेजा था तो उसने फॉर्म में लिखा था कि इस फिल्म की कहानी फिक्शन है, यानी कि इस फिल्म का किसी भी रियल घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जो इस फिल्म का सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यह फिल्म एक फिक्शन कहानी पर आधारित है। तो जब इस फिल्म का बनाने वाला खुद ही राइटिंग में यह कह रहा है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, तो फिर कुछ लोग इस फिल्म की कहानी को सच कैसे मान सकते हैं? क्या आज की तारीख में पढ़े लिखे लोग इतने बड़े दिमाग से पैदल हो गए हैं कि उनको यह भी नहीं पता कि भाई फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है? क्या लोग आज की तारीख में इतने पागल हो गए हैं कि उनको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, उनको कोई भी कुछ भी दिखा सकता है और यकीन दिला सकता है कि यही सच है? मुझे इस बात से बिल्कुल कतई कोई एतराज नहीं है कि विवेक ने इस फिल्म को क्यों बनाया, ना ही उन लोगों से मेरा कोई एतराज है जो इस फिल्म को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, फिल्म बनी है, रिलीज हुई है, तो जिसको देखनी है वो देखे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि लोग इस तरह से कैसे पागल बन सकते हैं कि जबकि उस फिल्म का बनाने वाला खुद ही कह रहा है कि फिल्म रियल घटनाओं पर आधारित नहीं है, इस फिल्म की कहानी रियल नहीं है, ये एक फिक्शन है, तो फिर देखने वाले उस फिल्म की कहानी को सच क्यों मान रहे हैं? बहुत ही अफसोस की बात है यार। बिग बॉस चल रहा है तो जो बाकी के चैनल्स हैं वो भी कुछ ऐसा शो बनाना चाहते हैं बिग बॉस जैसा, तो अब एक दूसरा प्लेटफॉर्म एक ऐसा ही शो लेकर आया है जो बिग बॉस जैसा है। लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि उस शो का होस्ट कौन है। क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में साला। ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया, कैसे कैसे चूतियों को देखना पड़ रहा है। उस शो का होस्ट है अशनीर गोबर। मैं अपने सपने में भी ये बात नहीं सोच सकता कि कभी कोई एक ऐसा शो बनेगा जिसका होस्ट होगा अशनीर गोबर। ऐसे चूतिया को भी होस्ट बनाया जाएगा, ऐसे लुक्खे को भी होस्ट बनाया जाएगा। जो इस शो के निर्माता है, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लिहाज रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। इतने बड़े बेशरम हो तुम लोग कि तुम्हारे शो का होस्ट है अशनीर गोबर, ये वाला, ये लुक्खा। और भाई साहब इस शो में बहुत सारे वो लोग भी हैं जो फेमस है, जैसे कि धनश्री, वो भी इस शो में है, जैसे कि भोजपुरी फिल्मों का अश्लील एक्टर पवन सिंह जो हर लड़की को छेड़ता है। तो जो लोग इस शो में गए हैं उनको भी शर्म नहीं आई ये जानकर भी कि इस शो का होस्ट है अशनीर गोबर। जल्दी ही अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली है, तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में अक्की चारों तरफ दौड़ रहा है पब्लिसिटी के लिए। मतलब अक्की को यह लग रहा है कि जहां से भी मिले वहां से पब्लिसिटी ले लूं। तो अक्की समंदर के किनारे गया और वहां अपने लोगों से कुछ कचरा बहुत ही अच्छे तरीके से रखवाया और फिर उस कचरे को साफ किया। जरा आप भी वीडियो देख लीजिए। आप मुझे बताइए, क्या जिंदगी में आपने कहीं इस तरह का कचरा देखा है? इतना फूलों से भरा हुआ कचरा देखा है? इतने अच्छे तरीके से रखा हुआ कचरा देखा है? और इस कचरे को अक्की ने साफ किया, इस कचरे को अक्की ने उठाकर बोरियों में डाला। कितना बड़ा काम किया भाई साहब आपने। अक्की भाई, यह काम हर आदमी नहीं कर सकता भाई साहब, आप ही असली खिलाड़ी हो जो ये काम कर सकते हो यार। मतलब क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, कम से कम ये तो सोच लेते कि जब ये वीडियो रिलीज होगा तो दुनिया इस वीडियो को देखेगी, दुनिया को ये कचरा दिखेगा कि कितने सही तरीके से इस कचरे को सजाया गया है, और फिर आप उस कचरे को साफ करोगे। मतलब आपको शर्म नहीं आई ये करते हुए?
क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो भाई साहब। बुढ़ऊ की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान, क्योंकि इस फिल्म में आर्मी की कहानी को दिखाया गया है। यही वजह है कि आर्मी से परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से आर्मी ने इस फिल्म को बनाने के लिए परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद भी इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में चालू हो गई है। बुढ़ऊ का ऐसा मानना है कि फिल्म बना लेते हैं, परमिशन तो आज नहीं तो कल, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मिल ही जानी है, रिलीज से पहले तो मिल ही जानी है। लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि बुढ़ऊ इस फिल्म को इसलिए बना रहा है कि कोई बाहर का एक निर्माता आया है इस फिल्म को बनाने के लिए, और क्योंकि बुढ़ऊ का अपना पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, तो बुढ़ऊ को ऐसा लग रहा है कि भाई फिल्म को बना लेते हैं, पैसे किसी और के लग रहे हैं, फिल्म रिलीज होगी तो होगी, नहीं होगी तो ना हो। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बुढ़ऊ किसी बाहर के प्रोड्यूसर का मामा बना रहा है। एक कंपनी है जो सालाना एक लिस्ट निकालकर यह बताती है कि 100 सबसे ज्यादा अमीर लोग इंडिया में कौन हैं। तो इस लिस्ट के मुताबिक टी सीरीज के ऑनर भूषण कुमार के पास है 30,600 करोड़ रुपए। दूसरी एक और म्यूजिक कंपनी है सारेगामा, उसके पास है 25,600 करोड़ रुपए। लिस्ट के मुताबिक एसआरके के पास है 7,900 करोड़ रुपए। जूही चावला के पास है 4,600 करोड़ रुपए। टिप्स के ओनर कुमार तौरानी के पास है 2,900 करोड़ रुपए। ऋतिक रोशन के पास है 2,000 करोड़ रुपए और करण जौहर के पास है 1,400 करोड़ रुपए। यानी कि इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि ना ही तो इनके बच्चों को कुछ करने की जरूरत है, ना ही उनके बच्चों को कुछ करने की जरूरत है, और ना ही आगे उनके बच्चों को कुछ करने की जरूरत है। यानी कि कई जनरेशन आराम से बैठकर खा सकती है। अचानक बॉलीवुड में हीरो का अकाल पड़ गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बॉलीवुड कैसे चलेगा, फिल्में कैसे बनेंगी। ऋतिक की फिल्म अभी वॉर 2 रिलीज हुई है, सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। ऋतिक की अगली फिल्म है क्रिश 4, उसको वो खुद ही डायरेक्ट कर रहा है और खुद ही उस फिल्म में हीरो है। इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी 2026 में, 2027 में ये फिल्म कंप्लीट होगी, 2028 में ये फिल्म रिलीज होगी और ये चल रहा है 2025। यानी कि ऋतिक की कोई फिल्म रिलीज होगी 3 साल के बाद। शाहरुख खान की लास्ट फिल्म थी पठान, पठान के बाद उसकी कोई फिल्म नहीं आई। इस साल एसआरके की कोई फिल्म आने वाली भी नहीं है। एसआरके की एक फिल्म बन रही है किंग, जो 2026 के एंड में शायद रिलीज होगी। यानी कि एसआरके की 2 साल तक कोई फिल्म नहीं आएगी। आमिर की फिल्म सितारे जमीन पर अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, डिसास्टर हो गई है, और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आमिर खान टोटली डिप्रेशन में चला गया है। अब मुझे नहीं लगता कि 1 साल तक वो किसी फिल्म को चालू करने वाला है। यानी कि शायद आमिर खान की अगली फिल्म रिलीज होगी 2027 में। बुढ़ऊ की एक ही फिल्म बन रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। नहीं पता कि ये फिल्म कब कंप्लीट होगी, कब रिलीज होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2026 के एंड में ये फिल्म रिलीज होगी। तो अगर एक हीरो की 2 साल 3 साल में सिर्फ एक फिल्म रिलीज होगी तो मुझे बताइए कि बॉलीवुड कैसे चलेगा। तो अब ले देकर एक हीरो बचा है जिसका नाम है अक्षय कुमार। वही है जो साल में 4-5 फिल्में करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्की की पिछली 10 फिल्में सुपर फ्लॉप है। जब से अक्की ने ड्रामा करना शुरू किया है, पॉलिटिकल बातें करनी शुरू की है, तब से पब्लिक ने इसकी फिल्में देखना बंद कर दी हैं। तो कुछ सालों पहले अक्की एक फिल्म का 100 करोड़ रुपए लिया करता था, आज की तारीख में एक फिल्म का 20-25 करोड़ रुपए ले रहा है। उसके बावजूद भी फिल्म नहीं चल रही है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अक्की का कैरियर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अदरक अब्राहम अपने घर बैठा हुआ है, विद्युत बंदर अपने घर बैठा हुआ है, भैंसा अर्जुन कपूर अपने घर बैठा हुआ है। 1 साल के बाद सिद्धार्थ की एक फिल्म रिलीज हुई थी परम सुंदरी, वो भी डिसास्टर हो गई है। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड इस वक्त बहुत भारी प्रॉब्लम में है। बॉलीवुड वालों की समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से फिल्में बनाई जाए। तो अभी फौरन ही बॉलीवुड को कम से कम 3-4 नए हीरो की जरूरत है जो टैलेंटेड हो, रणबीर कपूर की तरह, ऋतिक रोशन की तरह। अगर ऐसे 3-4 लड़के नहीं आए तो भाई साहब बॉलीवुड बहुत भारी प्रॉब्लम में आ जाएगा। बॉलीवुड के बंद होने के पूरे चांस बन जाएंगे। आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है बेस्ट ऑफ बॉलीवुड। हालांकि इसका असली नाम है ऑफ बॉलीवुड, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों पूरा नहीं लिखा जा रहा है, उसमें डॉट डॉट लगाकर लिखा जा रहा है। भाई किस लिए? सारी दुनिया को पता है कि रियल नाम क्या है। तो इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस वेब सीरीज की पूरी कहानी आधारित है बॉलीवुड पर, और बॉलीवुड के बहुत सारे फेमस लोग इस वेब सीरीज में मेहमान भूमिका में है, जैसे कि आमिर खान, करण जौहर वगैरह वगैरह। यानी कि आर्यन खान ने बॉलीवुड को इस वेब सीरीज में पूरी तरह निचोड़ दिया है।
बॉलीवुड के बारे में सब कुछ दिखा दिया है। बॉलीवुड में किस तरह लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, बॉलीवुड में किस तरह लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बॉलीवुड में किस तरह लोग एक दूसरे का करियर बर्बाद करते हैं, यानी कि आर्यन ने सब कुछ दिखा दिया है। उसकी पैदाइश यहां हुई है बॉलीवुड में, उसने बॉलीवुड में सब कुछ देखा है, उसको बॉलीवुड का सब कुछ पता है। तो जाहिर सी बात है जिस दिन ये वेब सीरीज रिलीज होगी उस दिन लोग देखकर ये समझ जाएंगे कि भाई बॉलीवुड में क्या क्या होता है। और आर्यन ने कुछ छुपाया नहीं है, बाकायदा सारे नाम दिखाए हैं। जैसे कि धर्मा दिखाया है कि ये धर्मा प्रोडक्शन है जो लव स्टोरी फिल्में बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग बॉलीवुड से बहुत दूर हैं, जिनको बॉलीवुड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ये वेब सीरीज देखने के बाद उनको भी पता चल जाएगा कि बॉलीवुड की असली दुनिया क्या है। बॉलीवुड में हर कोई एक दूसरे की मां बहन कैसे करता है, बॉलीवुड में हर कोई एक दूसरे को बर्बाद किस तरह से करना चाहता है, बॉलीवुड में कोई किसी का भी कैसे नहीं है। लेकिन आर्यन भाई एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है आपने, बादशाह को खूब गाली दिलवाई है। भाई ये भैंसा डिजर्व करता है, इसको अगर आपने सच में पिटवाया है ना तो भाई मजा ही आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में अगर आपने सच में इसकी धुलाई करवाई है। यार ये रोल मुझे दे देते आप कि बादशाह को पीटना है। रे भाई साहब अगर मजा ना आ जाता शूटिंग पे तो आप कहते कि कमाल भाई क्या है। अरे भाई साहब कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसको देखकर मेरी उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस वेब सीरीज को देखने के लिए। और मैं समझता हूं कि जिसने भी इस ट्रेलर को देखा है वो ऐसा ही सोच रहा है कि भाई ये वेब सीरीज कब रिलीज हो और मैं कब इसको देखूं। इसका मतलब यह है कि ये वेब सीरीज बहुत ही जबरदस्त धमाल मचाने वाली है। इस वेब सीरीज को हर कोई देखेगा। ये वेब सीरीज सुपर डुपर हिट होने वाली है गारंटी के साथ। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक तो जरूर कर देना भाई साहब, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।